आज हम लोग इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू पर बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। भारत का हर युवा जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व से, नाम से परिचित होगा, क्योंकि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। तो भारत जो शिशु के रूप में 1947 में था, किस रूप में था? शिशु के रूप में। तो शिशु के रूप में भारत का पालन पोषण करना, उसे जीवन देना, पोषण देना और उसे आगे बढ़ाना, किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक पहुंचाना, ठीक है, और पूरे विश्व में उसे स्वतंत्र पहचान दिलाना किसका कार्य था? जवाहरलाल नेहरू का कार्य था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू पर परीक्षाओं में प्रश्न लाजमी हो जाते हैं कि उनकी भूमिका क्या थी। खासकर जवाहरलाल नेहरू भी इस बात से पूरी तरह परिचित थे कि मैं जो भी करूंगा वो एक नजीर बनेगा, ठीक है, वो शुरुआत होगी, आगे आने वाली पीढ़ी उसका अनुकरण करेगी। तो कोई ऐसी बातें या ऐसी गलतियां मुझसे ना हो जिसका अनुकरण बाद में किया जा सके, ठीक है। जो आगे चलने वाला नेता होता है उसे सधे हुए कदमों से आगे बढ़ना पड़ता है। कदम वो जहां रखेगा वही रास्ता बनेगा, ठीक है। नेता जिधर ले जाएगा संगठन भी उधर। संगठन मतलब यहाँ क्या? राष्ट्र। नेता चाहे तो नदी नाले में ले जा करके संगठन को डुबा सकता है, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा सकता है, ठीक है, तूफानों को के पार ले जा सकता है, आगे बढ़ा सकता है, या फिर अपने कदम पीछे करके संगठन को भी पीछे ले जा सकता है। तो नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जो नेतृत्व होता है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि ताली भी उसी को और गाली भी उसी को। और नेहरू जी इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि हमें भारत के तमाम पहलुओं में एक नवीन जीवन तत्वों को सूत्रपात करना है भारत को आगे बढ़ाने के लिए। भारत अभी जन्म ही लिया है, ठीक है। जिस समय आधी रात को सारी दुनिया सो रही होगी, उस समय भारत में नया सवेरा आएगा। क्राइस्ट विद द डेस्टिनी, उनका भाषण है ना, फेमस भाषण, ठीक है। वर्षों पहले हमने भविष्य से वादा किया था, नियति से वादा किया था, उस वादा को पूरा करने का समय आ गया है। और नेहरू जी को सबसे प्रिय 4 पंक्तियां थी। वो 4 पंक्तियों को वो अपने टेबल पे रखते थे। कहा जाता है, सघन गहन मनमोहक वन तरु मुझको पास बुलाते हैं, किंतु किए कुछ वादे मैंने याद बहुत आ जाते हैं। अरे अभी कहाँ आराम बदा, यह तो मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलो मुझको चलना है। आज़ादी तो मिली, लेकिन अभी आराम नहीं है। अभी तो लंबा सफ़र है, तय करना है, भारत को बहुत आगे ले जाना है। ये प्रिय भजन, ये 4 पंक्तियां काफ़ी प्रिय थे। कहा जाता है मेज़ पर रखे रहते थे, अभी कहाँ आराम बदा, मुख निमंत्रण छलना है। ये सारा जो है हमारे चारों ओर जो सुख सुविधा, वो क्या छल है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जो आबादी है, अधिकांश आबादी भूख, कुपोषण, पीड़ा, बीमारी, रोग, महामारी, अंधविश्वास, कुप्रथा, कुरीति से क्या है? ग्रस्त है, गरीबी से ग्रस्त है। उन सभी को आगे लेकर चलना है। केवल दिल्ली ही भारत नहीं है, ठीक है। तो ये 4 लाइन उनके जीवन, उनके सोच पर बहुत सटीक बैठता है। उनके दिमाग में यही रहता होगा ना। प्रधानमंत्री बन गए, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, सारी सुख सुविधाएं होगी, सुख सुविधाओं में कहीं भूल न जाए वही पंक्ति, अभी कहाँ आराम बदा, यह तो मुख निमंत्रण चलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। छोटा सा कोई सफलता मिल जाए तो वहां तक अस्थिर नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या अंग्रेजी में था, उसका अनुवाद किया गया है ये, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू अच्छी तरह जानते थे। आपके
बीपीएससी के सिलेबस में 3 व्यक्तित्वों का नाम दिया हुआ है, 3 व्यक्तित्वों की विचारधारा के बारे में, गांधी, नेहरू, टैगोर। तीनों का अलग अलग योगदान भारतीय राष्ट्रीय जीवन का है के लिए है। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा को निर्धारित किया। गांधी जी ने जिन तत्वों का पोषण किया, राजनीति में जिन मूल्यों को आगे बढ़ाया, उन मूल्यों के कारण ही आज हमारे देश में डेमोक्रेसी सफल है। गांधी ने सत्याग्रह को, अहिंसा को, बातचीत के माध्यम से समस्या को सुलझाने पर बल दिया, है ना। तो आज मेन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, किसी भी समस्या को संसद में बहस के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। समस्या को सुलझाने का 2 तरीका है, बहस से, वार्तालाप से, ठीक है, सरकार से बातचीत से। दूसरा तरीका है हथियार का तरीका। दूसरा तरीका है हथियार का तरीका, बॉम्ब का तरीका, आतंकवाद का तरीका। गांधी जी ने हमें क्या सिखाया? बातचीत से, वार्तालाप से, बहस से, ठीक है। सत्याग्रह का वो आधार है अहिंसा, और इसीलिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सफल है। तो गांधी जी, इसीलिए कि गांधी जी सदियों तक भारतीय जनजीवन को प्रभावित करते रहेंगे, और सदियों से जो भारत में सांस्कृतिक धारा चलती आ रही थी उसका प्रतिनिधित्व करते थे कौन? गांधी जी, ठीक है। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की रेखा को उन्होंने खींचने का प्रयास किया। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, जिस समय पूरा भारत आत्मतुच्छता के भाव से ग्रस्त था, यहाँ के रजवाड़े, यहाँ के बौद्धिक, यहाँ का अभिजात वर्ग मान चुका था कि गुलामी हमारी नियति में है, ठीक है, हम अंग्रेज की बराबरी नहीं कर सकते हैं। उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में, देश भाषा में गीतांजलि लिखकर, और रविन्द्रनाथ टैगोर की इस पुस्तक को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। यानी ये सिद्ध हो गया कि भारत राजनीतिक रूप से गुलाम भले ही सही है, लेकिन वैचारिक रूप से उसकी आत्मा क्या है? स्वतंत्र है। आत्मा और अस्मिता से वह क्या है? स्वतंत्र है। वो जो धारा चली आ रही है अभी भी चली है, उसको पकड़ के रखोगे तो उससे क्या, बांध दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो विचारक है, चिंतक है, उसको बांधने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका विचार, उसकी चिंतन प्रक्रिया, उसकी मौलिकता खत्म नहीं होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर के कृति को जब नोबेल प्राइज मिला तो पूरी दुनिया समझ गई, और जब विवेकानंद ने जब भाषण दिया तो पूरी दुनिया को आभास हो गया कि भारत की आत्मा अभी भी क्या है? स्वतंत्र है। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी और अंग्रेजियत पर नोबेल प्राइज नहीं मिला था। किस पर मिला था? मातृभाषा में गीतांजलि पर मिला था। क्लियर है। तीसरा व्यक्तित्व है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसीलिए क्योंकि इन्हीं के हाथों भारत को आगे बढ़ना था। भारत को आगे बढ़ाने का जो भार था किनके नेतृत्व में, किनको मिला था? जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। तो ये जैसी परंपराओं, जैसे आदर्शों, जैसे मूल्यों का राजनीति में प्रशस्त करते, आगे भी वही क्या होता? कंटिन्यू होता, नजीर बन जाता, उदाहरण बन जाता, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि हम अभी ऐतिहासिक भूमिका में हैं। हम जो करेंगे उसका प्रभाव दूर तक सुनाई देगा, महसूस किया जाएगा। कई पीढ़ियां हमारे कर्मों को याद करेंगी या कर्म के फल को भोगेगी, बुरा या भला। कश्मीर के बारे में कहा जाता है ना, नेहरू जी ने एक थोड़ी सी भूल की। आज कश्मीर समस्या की बात होती है तो लोग तपाक से कह बैठते हैं क्या? नेहरू जी की ये गलती थी। कहते हैं लोग, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। नेहरू जी ने लम्हों में, थोड़े से छोटे क्षण में निर्णय लिया, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर समस्या को पहुंचा दिया, लेकिन आज तक वो नासूर बनकर हर भारतीय को चुभ रहा है। कश्मीर जिसको स्वर्ग होना चाहिए वह लहूलुहान है, ठीक है। तो जब जवाहरलाल नेहरू आते हैं तो हम देखते हैं, जब नेता कोई संगठन को लेकर चलता है तो सबसे पहले वो आकलन करता है कि समस्या क्या क्या है, समस्या क्या क्या है, उन समस्याओं का समाधान, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या, सबसे विकट समस्या, सबसे बड़ी समस्या, सबसे विकट समस्या जो तत्काल खड़ी थी, हिंदू मुस्लिम दंगा। 21 लाख लोग मारे गए थे, लाखों लोग भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, विशाल जनसमुद्र इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा था। महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी, बच्चे अनाथ हो रहे थे,
खून की नदियां बह रही थी, कोई रोकने में रुचि नहीं ले रहा था। एकमात्र वन मैन बाउंड्री बन के गांधी जी काम कर रहे थे। कहाँ कहाँ गांधी जी काम करते। और ये समस्या किसकी उपस्थिति थी? सांप्रदायिकता पर। तो जाहिर है जो नेता नेतृत्व संभाल रहा है उसे इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। किसको, किस बात पर को ध्यान रखना पड़ेगा? संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता को ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वह जब गद्दी पर बैठता है तो कांटों का ताज पहनता है, उसके सामने अपने ही लोग कट मर रहे हैं। पहले तो अंग्रेजों को हम लोग देते थे कि सारी समस्या के जड़ कौन है? अंग्रेज है, और अंग्रेज जो चले गए, अब किसको समस्या का ये देंगे? ठीक है, अब तो इस समस्या को सुलझाना है, संप्रदायवाद को क्या करना है? खत्म करना है। ये सबसे बड़ी समस्या होगी ना, वो तत्काल बैठी थी। भूख हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, इसका समाधान तो धीरे धीरे होगा ना। ये दंगा हो रहा है, पूरे भारत में दंगा हो रहा है। और भारत में विविधता है, और जहाँ डाइवर्सिटी होगी वहां इस तरह की बात होगी। तो डाइवर्सिटी में यूनिटी बनाए रखने के लिए नेहरू जी के सामने एक बड़ी बात थी, संप्रदायवाद का रास्ता अपनाया जाए या धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया जाए। है नेतृत्व यह बात तो जरूर करे, जवाहरलाल नेहरू हो या उसकी जगह उनकी जगह कोई और भी होते, मजे हुए राजनेता, सुलझे हुए राजनेता, तो विचार करते कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है क्या? संप्रदायवाद। और इसी को आधार बनाकर अंग्रेज बहुत दिनों तक यहाँ टिके रहे। अब हम किसी धर्म को राजधर्म बनाते हैं तो ये समस्या बढ़ती ही रहेगी। तो सेकुलरिज्म को हमने अपनाया। गांधी जी ने अपने विचारधारा में आगे रखा किसको? धर्मनिरपेक्षता को। और संप्रदायवाद को बताया उन्होंने क्या? भारतीय समाज का, भारतीय राष्ट्रवाद का नासूर, घोर दुश्मन बताया। ठीक है, तो हमें देखना होगा संप्रदायवाद के बारे में उनका सोच क्या था, क्योंकि संप्रदायवाद से उन्होंने आज़ादी से पहले भी जूझने का प्रयास किया, और आज़ादी के तुरंत बाद जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय देख रहा है क्या कि उसके ही घर के लोग आपस में कट रहे हैं, मार रहे हैं। ठीक है, और ऐसे कारणों से जिसके कारण होते हैं दंगा फसाद, उसका कोई अता पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं है ना, नहीं है। कृष्ण बिहारी नूर का जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जिसके कारण होते हैं दंगा फसाद उनका कोई अता पता ही नहीं है। तो ये सांप्रदायिकता पर विचार तो गांधी जी को देखना पड़ेगा। तो ये संप्रदायवाद पर क्या उनका विचार था, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता पर क्या विचार था, और राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या थी? राष्ट्रवाद की बहुत तरह की परिभाषा, हिंदू राष्ट्रवाद भी उस समय था, या सेकुलरिज्म पर आधारित राष्ट्रवाद, आक्रामक राष्ट्रवाद या उदार राष्ट्रवाद, या ऐसा राष्ट्रवाद जो मानवतावाद पर आधारित हो, जो केवल अपने लिए नहीं सोचे, पूरी दुनिया के लिए नहीं सोचे। नेहरू जी ने सोचा ना तो वे साम्यवादी गुट में शामिल हुए, ना ही पूंजीवादी गुट में। उनका सोच क्या था? अगर पूंजीवादी गुट में शामिल हो रहे हैं, साम्यवादी गुट में शामिल हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जो संघर्ष चला आ रहा है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? गुट निरपेक्षता को आगे बढ़ाया। तो किस तरह के राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है ये उनके दिमाग में होगा ना। देश को किन मुद्दों पर एकीकृत करना है, राष्ट्रवाद हमारा कैसा होगा, राष्ट्रवाद। ठीक है, अब देश को आगे बढ़ाना है, भारत को का आधुनिकीकरण करना है। तो आधुनिकीकरण का आधार क्या होता है? विज्ञान एवं तकनीकी। विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में नेहरू जी के क्या विचार होंगे? नेहरू जी को हर कुछ वो कुछ करना है जिससे क्या होगा? भारतीय जनजीवन में आधुनिकता आए, फिर से भारत गुलाम ना हो। विज्ञान और तकनीकी पर उनके विचार। और नेहरू जी के सामने क्या था? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, किसानों की ऋणग्रस्तता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ठीक है, और ये था, बहुत तरह की समस्याएं थी। औद्योगिक क्रांति भारत में नहीं हुआ था, स्वदेशी उद्योग उतना विकसित नहीं थे। देश से जो हम लोग बहुत चीज़ों के लिए किस पर निर्भर थे? विदेशों पर निर्भर थे। अकालों की बारंबारता, बार बार अकाल पर। 20 साल हमारा देश आज़ाद होने से 47 में 43 लाख लोग काल कवलित हो गए, अकाल के कारण मौत के शिकार हो गए। इन सारी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं तब थी ना, आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए और आर्थिक विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए? हमारा गार्जियन तो सोचेगा ना,
और हमारे गार्जियन के सामने, अभिभावक के सामने दो रास्ता है, अमेरिकी मॉडल और रशियन मॉडल, पूंजीवाद का और साम्यवाद का। लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारी जो आबो हवा है, वो सिखाती है क्या? पूंजीवाद में स्वतंत्रता है, समानता नहीं है। साम्यवाद में समानता है, स्वतंत्रता नहीं है। पूंजीवाद में शोषण है, साम्यवाद में दमन है। और हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, बीना के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, और इतना भी शिथिल मत करो कि संगीत पैदा न करे, यानी मध्यम मार्ग। हमारे अभिभावक इस बात को समझे होंगे, अपने पूर्वजों के विचारों का विश्लेषण करके और वर्तमान मॉडल जो पूरी दुनिया में है उसका विश्लेषण करके उन्होंने एक आर्थिक विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया होगा। उस आर्थिक विचार को आप सभी लोग जानते हैं, क्या? नियोजन आधारित विकास। क्या? नियोजन, योजना आधारित विकास। योजना आयोग का उन्होंने गठन करवाया। नेहरू महालनोबिस मॉडल के आधार पर भारत के आर्थिक विकास की आधारशिला तैयार की गई, जिसकी कुछ कमियां भी है लेकिन उपलब्धियां भी है। ठीक है, तो नेहरू जी के आर्थिक विचार में पढ़ेंगे, वो नेहरू जी के आर्थिक विचार और राजनीतिक विचार में क्या हो, सांप्रदायवाद के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, इसके बारे में, और क्या डेमोक्रेसी कैसे चलना चाहिए, राजनीति में क्या होना चाहिए। उनको ये सचेत रूप से देखना था कि राजनीति में किसको टिकट दिया जाए। हम जो रूपरेखा अपनाएंगे रणनीति, वो आगे चलकर भी लोग अपनाएंगे। उन्होंने ये तैयार किया था कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलन में जेल गया हो और योग्य हो, पढ़ा लिखा शिक्षित हो, ठीक है, समाज सेवा का रिकॉर्ड हो, उसको टिकट दिया जाए। ठीक है, एक बनाया था उन्होंने, तो आगे चलकर वो भी नजीर बनने वाला था। तो किसको टिकट दिया जाए? हम संसद भवन में प्रवेश करें तो प्रधानमंत्री का कैसा आचरण होना चाहिए? प्रधानमंत्री जिस तरह का आचरण करेंगे उसी तरह का आचरण अन्य सांसद भी करेंगे। ठीक है, जैसे नेहरू जी के बारे में कहा था, वो जैसे ही आते थे तो अध्यक्ष के आसन के सामने ऐसे झुकते थे, क्योंकि अध्यक्ष है वो, संसदीय प्रणाली को चलाने की जिम्मेवारी वो है। सदन में वो प्रधानमंत्री के भी अभिभावक है और नेता विपक्ष के भी अभिभावक है। कौन? अध्यक्ष। अध्यक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण है, उनके सामने प्रधानमंत्री भी बैठा होता और नेता विपक्ष। ठीक है, पूरे देश को चलाने की तमाम नीतियों पर वहां बहस होगा और उसको दिशा देंगे कौन, व्यवस्थित करेंगे कौन? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के सामने कैसा आचरण हो। ठीक है, प्रधानमंत्री को यह भी दिखाना था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि अगर विपक्ष कोई बोलता है तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाए या विपक्ष की मांगों पर गौर किया जाए, विपक्ष की कमजोरियों को उजागर किया जाए, और विपक्ष अगर कुछ अच्छी बातें कहता है तो उसको स्वीकार किया जाए। ठीक है, जैसे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी का खूब बखिया उघेरा, ठीक है, संसद भवन में। शाम में नेहरू जी किसी पार्टी में भेंट हो गई वाजपेयी जी से, तो वाजपेयी जी लिखते हैं, मतलब उनका इंटरव्यू पढ़ा था मैंने, कि ऐसा प्रतीत हुआ कि अब नेहरू जी हमें डांटेंगे। क्या बोल रहा था? तो नेहरू जी ने कहा, बहुत अच्छा बोला है, तुमसे बहुत उम्मीद है। ठीक है, नेहरू जी ने परख लिया था कि यह युवक जो है आगे चलकर कोई बड़ा नेता बनेगा। ऐसी भाव नहीं कि वहाँ जो बोला तुम ऐसा क्यों बोले, मैंने क्या क्या किया, तुम अभी तो राजनीति में तुम्हारा वो क्या कहते हैं पैदा ही हुआ है वगैरह वगैरह, या फिर गुंडा पर लगा दिए, मारपीट शुरू करवा दिए। ये नहीं डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं ये। तो नेहरू जी इस बात से विज्ञ थे कि संसदीय प्रणाली को, लोकतंत्र को किस तरह चलाना है, अपराधियों के का सहारा लेकर चलाना है या बौद्धिकता का सहारा लेकर, तर्क का सहारा लेकर, विपक्ष का सहयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, विपक्ष की बातों पर ध्यान देना है, विपक्ष भले संख्या में कम हो लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना। तो लोकतंत्र पर गांधी जी, ये नेहरू जी के क्या विचार थे, ये जानिएगा। और पूरी दुनिया देख रही थी इसको, किसके तरफ? नव स्वतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत की तरफ, कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है, किस धारा में जाता है। दुनिया को कुछ दादाओं ने मिलकर दो गुटों में बांट दिया था। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही थी कि ये नया नया बच्चा जो पैदा लिया है किधर अपना पाँव रखता है, मैच्योरिटी इसमें है या नहीं। सभी को लगता था या तो ये अमेरिकी दादा के नीचे बैठे गोद में, या फिर
रशियन दादा के गोद में बैठेगा, लेकिन ये बच्चा तो बहुत मेच्योर निकला, ना इस दादा को ना उस दादा को। अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी रेखा यह बच्चा खुद तैयार करता है। कौन बच्चा? भारत और नेहरू जी। क्या गुट निरपेक्षता की एक नया आंदोलन खड़ा कर देता है। ठीक है, ये गुट निरपेक्षता के प्रतिपादक 5 लोग थे, जिसमें नेहरू जी प्रमुख थे। आप लोग सुने, नेहरू, नासिर, टीटो युगोस्लाविया के, नक्रुमा घाना के, और सुकर्णो इंडोनेशिया के। तो गुट निरपेक्षता, और फिर नेहरू जी की विदेश नीति का आधार था गुट निरपेक्षता। लेकिन विदेश नीति में बात देखी जाएगी कश्मीर समस्या पर, क्या उन्होंने किया? चीन से युद्ध हुआ तो उन्होंने किया। विश्व में और भी समस्याएं उस समय खड़ी हुई, तो उनके संदर्भ में नेहरू जी का क्या दृष्टिकोण है। तो गुट निरपेक्षता भी पढ़ेंगे और नेहरू जी की विदेश नीति भी पढ़ेंगे। नेहरू जी की विदेश नीति, और क्या ये विदेश नीति आज भी प्रासंगिक है? इस पर हम चल रहे हैं या फिर इसको हमने त्याग दिया है? कहा जाता है हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा हो गया है। जब नेहरू जी जब थे उस समय रसिया की तरफ ज्यादा था। तो कहा जा रहा है कि नेहरू जी की जो विदेश नीति थी उसमें परिवर्तन आ गया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, परिवर्तन नहीं आ गया है, निरंतरता बनी हुई है। ठीक है, समय और परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बदलाव आया, लेकिन निरंतरता बनी हुई है। तो नेहरू जी ने क्या किया? राजनीति को भी दिशा देने का काम किया, आर्थिक पहलू, आर्थिक जीवन को भी दिशा देने का काम किया, और पूरी दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाना। किसी का पिछलग्गू हम नहीं है, हमारी स्वतंत्र पहचान है, दिलाने का कार्य भी किया विदेश नीति। ये सारा पहलू आ गया ना, है? और तब इसीलिए गांधी जी ने राष्ट्रीय नव स्वतंत्र राष्ट्र को, नया नया जो हमारा देश आजाद हो रहा था, उसके जीवन के हर एक पहलू को नया कलेवर देने का काम किया। इसलिए कहा जाता है आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की क्या भूमिका थी। इसलिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है, बीपीएससी में भी पूछा गया। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की भूमिका। लास्ट में ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा, तब इस पर आसानी से हो जाएगा। खटखट नेहरू जी की भूमिका। ये जो है 9 टॉपिक है, ये मुख्य टॉपिक है जिस पर नेहरू जी ऐसे सवाल जब आएंगे तो इसी दायरे में होंगे। और छोटा मोटा जो होगा टॉपिक हम लेंगे 9-10 टॉपिक, जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस पर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कोई क्वेश्चन? अब आप देखिएगा बीपीएससी में जो भी सवाल आए होंगे वो इसी के दायरे में होंगे। है, इससे अलग कोई भी सवाल है तो आप अगर सोच का दायरा, चिंतन का दायरा बढ़ाइएगा ना, तो सेटर भी वही सोचेगा, उतना ही सोचेगा जितना आप सोचिएगा। सेटर मतलब क्या? क्वेश्चन सेटर। ठीक है, तो चिंतन का दायरा बढ़ाइए, क्वेश्चन को निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका दिमाग जो सेट करेगा वही वो सेटर सेट करेगा। क्लियर है?